नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर सबसे पहले हम सब ये बात एडमिट करेंगे कि नीरज चोपड़ा इज अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। देखिए, आज के समय हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये एक जो गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए, पिछली बार की तरह टोक्यो ओलंपिक्स की तरह पेरिस में भी यही जीतेंगे गोल्ड मेडल। अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत, मगर याद रखिएगा भारत का जो अकेला सिल्वर मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं। एंड ही हैज बीन ए चैंपियन फॉर इंडिया। चाहे साउथ एशियन गेम्स देख लो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं ये। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अचानक से देखिए कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। एक बार सोच कर देखो, ओलंपिक्स में ना 100 मीटर की एक रेस भी होती है बहुत ही फेमस। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दूर ये लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जैवलिन, मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल। और ये जो जीत है ना, इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है। आप देखोगे आज के समय, हालांकि पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है। बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में। मेडल टैली में आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक मेडल, इंडिया के 5 मेडल हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो सबसे पहले जो मेडल टैली है ये मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं ना। ओलंपिक मेडल टैली अभी के लिए अगर हम देखें, बाय द वे ओलंपिक्स को अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये 11 तारीख को, 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है। और एक आप देखोगे नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है यूएसए चाइना के बीच में। चाइना के 29 गोल्ड मेडल, यूएसए के 30 गोल्ड मेडल। चाइना एक दो गोल्ड मेडल कहीं से एक्स्ट्रा अगर ले आया ना, तो चाइना यूएसए के आगे चला जाएगा। और एक बात नोट करना, ऑस्ट्रेलिया ने होम कंट्री फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियंस, मैं कहूंगा हमें स्टडी करना चाहिए इनकी सोसाइटी को, किस तरीके से यहां पर ये एथलीट्स प्रोड्यूस करते हैं। कमाल का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का इस केस में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ऑल राउंड स्पोर्ट्स में आप देखोगे इनकी डोमिनेशन है। और ऑस्ट्रेलियंस, ये जो ग्राफिक है ये काफी शेयर कर रहे थे कि वैसे हम चाइना और यूएसए से पीछे होंगे, मगर आबादी से देखो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम बात करें गोल्ड पर मिलियन की, तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर मेडल आता है आबादी के हिसाब से 1.44 मिलियन का, यूएसए का 12 मिलियन का, चाइना का 56 मिलियन का। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर यहाँ पे होता तो यही होता, 1.34 बिलियन और 0 गोल्ड। क्योंकि अगर हम मेडल टैली में देखें तो हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 64, हम टॉप 50 में भी नहीं है। हालांकि 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है। और मेडल्स क्या आएंगे नहीं आएंगे, देखिए एक रिले रेस है, उसमें देखना होगा कि कुछ हम जीत पाते या नहीं जीत पाते। मुझे जेन्युइनली यहाँ पर बुरा लग रहा है विनेश फोगट के लिए। अगर वो गोल्ड मेडल ले आती और इंडिया का यहाँ पर एक गोल्ड हो जाता ना, इंडिया सीधा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 50 में आपको दिखता, बल्गेरिया ऑस्ट्रिया के आसपास। वो हमारे साथ बहुत ज़रा आप कह लीजिए बैड लक हो गया। पाकिस्तान आप देखोगे इंडिया के ऊपर आपको दिखेगा। रीज़न सिंपल है, गोल्ड मेडल की वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम लोग 50 सिल्वर भी ले आते ना और 50 ब्रॉन्ज भी ले आते, और पाकिस्तान का एक गोल्ड भी होता या किसी और कंट्री का भी एक गोल्ड भी होता, तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता नहीं। तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के भी 6 मेडल है, मगर पाकिस्तान का सिंस एक गोल्ड निकल गया, गोल्ड ने सब कुछ, यहाँ पे मैं कहूँगा एवरीथिंग वाज अबाउट गोल्ड। हमारे बहुत सारे मेडल्स आए हैं, बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक 4 में ख़त्म हुए हैं। काफ़ी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे मेडल लाने के। आप यही कह लीजिए, अब मैं क्या कहूँ, इस बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं डिसअपॉइंटिंग है। जितना पैसा खर्चा था, जो उम्मीदें थी, अब जो भारत बन चुका है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में भी अब हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उम्मीदें तो थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ 2-3 गोल्ड कुछ तो आता है। यहाँ पर एक भी गोल्ड ना आ पाना, इट इज़ डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। अब यहाँ पे आप पूछोगे
ठीक है, गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था, तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए। क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है, मगर ये बहुत टाइम पहले हुआ था। चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब-कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में। जब 1960 में रोम में हुए थे ओलंपिक्स, इंडिया का 1 मेडल आया था, पाकिस्तान के आए थे 2 मेडल, पाकिस्तान आगे निकल गया। फिर 1967 मॉन्ट्रियल कनाडा में ऐसा हुआ था, लॉस एंजल्स यूएस में हुआ था। कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल शून्य मेडल थे। मगर आखिरी बार ना ये सब हुआ था 1992 में। 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं 32 साल। तो 32 सालों बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रोबब्ली लग रहा है, जो अभी के लिए समीकरण है। अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगस्त 11 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे। एक कहीं से कुछ मिराकल हो जाता है, गोल्ड मेडल कहीं से आ जाता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एज ऑफ नाउ, जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहां पे इंडिया के 5 मेडल होंगे, मगर पाकिस्तान का 1 होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश करेगा। और ये सब नंबर देखकर दुख ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जब 1992 में आप जाओ, आपको खुद पता है 1992 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, हम सबको पता है। गोल्ड भारत के बाहर हमको रखना पड़ा था, आईएमएफ से हेल्प लेनी पड़ी थी। उस वक्त क्या हमने स्पोर्ट्स पे खर्चा होगा, क्या कंटीजेंट होगा हमारा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तब से लेकर अब तक आज के समय इकोनॉमिक मसल हमारी ठीक ठाक है। सरकार टैक्स भी खूब सारा वसूल रही है और सरकार ने 470 करोड़ से ऊपर 16 स्पोर्ट्स में खर्चे हैं कि यहाँ पे 16 जो ये स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एथलेटिक्स, शूटिंग एक्सेट्रा वेरियस स्पोर्ट्स हैं, यहाँ से इंडिया गोल्ड लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा, हालांकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि चाइना जैसा परफॉर्म कर रहा है, हम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। चाइना की देखिए परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये है, उनका जो स्कूल सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अच्छा है, वेल फंडेड है। चाइना के स्कूल्स काफ़ी हद तक मैं कहूँगा स्टैंडर्ड में इंडियन स्कूल से बेहतर है। वहाँ पे एथलीट्स को वो लोग पिक कर लेते हैं। चाइना में सिस्टम ये है कि बहुत ही अर्ली एज से ही जो प्रोडिजी होता है, जिस एथलीट में पोटेंशियल होता है मेडल लाने का, अर्ली एज से ही उसको स्कूल लेवल से ही चुन लिया जाता है। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में वो फिर एनरोल हो जाता है और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करती है और उसको एक गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जाता है। बहुत रेयरली होता है कि चाइना में कोई कहीं रैंडमली कोई आदमी 16-17 साल की उम्र में उठता है और कहता है कि आई थिंक आर्चरी में मैं काफ़ी अच्छा हूँ, खुद प्रैक्टिस करता है और मेडल ले आता है। दिस इज़ रैदर रेयर। गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है चाइना की मेडल टैली में। तो इंडिया में देखिए अभी तक मैं यही कहूँगा, लोग गलत नहीं बोलते। हमारे यहाँ दसियों सालों से लोग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में जाया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ, अच्छे स्कूल में जाओ, फ्यूचर सिक्योर करो। स्पोर्ट्स में पता नहीं कुछ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर एथलीट्स लोअर लेवल पर कितनी बार करप्शन फेस करते होंगे, कितनी बार उनको मौका नहीं मिलता होगा, वो बातें तो खैर काफ़ी बार हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हमें देखो फंडामेंटली बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगेन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिचुएशन को इम्प्रूव कर नहीं सकते। ये जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, इंडिया के लिए एक लेसन होना चाहिए कि मेडल लाने का सिंपल ये तरीका नहीं है कि 450 करोड़ रुपए या 470 करोड़ रुपए आपने बस इन्वेस्ट कर दिए और ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेडल में। आप पैसा किस तरीके से खर्च रहे हो, इसमें भी आपको बहुत ज़रा सोच समझ के एक्शन लेना होगा। अब एक बार को यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के फादर फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, कई ओलंपिक एथलीट्स को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। इन्होंने हाल ही में ये कहा था कि इंडियन एथलीट्स उतना दम नहीं लगा रहे, उतना एफर्ट नहीं डाल रहे। देखो ये क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि प्रकाश पादुकोण बिल्कुल गलत है, इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये भी अपनी तरफ से अपना एक व्यू पॉइंट रख रहे हैं। बट इन दी एंड देखिए हमें अपने एथलीट्स को सपोर्ट करना होगा। वी हैव टू बिलीव इन देम और उम्मीद यही है कि इस बार के ओलंपिक्स से हम सीखेंगे, कई जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उनके मॉडल्स को स्टडी करेंगे और होपफुली इवेंचुअली हमको इसके रिजल्ट भी दिखेंगे अगले ओलंपिक्स में। अगले ओलंपिक्स यूएसए में है, तो होपफुली वी विल परफॉर्म बेटर इन यूएस। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी है लद्दाख में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ऑप्शन ए पर्वत प्रहार, ऑप्शन बी जोरावर,
ऑप्शन सी स्नो वॉर या फिर ऑप्शन डी वर्टिकल लिमिट। बहुत ह्यूमंगस लेवल पर ये एक्सरसाइज करी गई थी कंडक्ट। यहाँ पे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा जो हमारे टैंक्स हैं, बहुत कुछ हमने यहाँ पर यूज़ किया है। बताइए लद्दाख में हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज करी गई है कंडक्ट। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच, इसकी एनरोलमेंट 10 अगस्त को खत्म होने वाली है। नाउ कई बार लोग पूछते हैं बैच, व्हाट डज अ बैच इवन मीन। देखिए, आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आप किसी भी चैप्टर उठा के आप कहीं से भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे। आपको चाहिए एक प्रॉपर बिगिनिंग, यू वांट अ प्रॉपर स्टार्ट, जहां पे चैप्टर 1 से आपकी तैयारी कराई जाए और प्रॉपरली पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाए। एक बैच का काम यही है जहां पे आप बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती है, रेगुलरली उन क्लासेस को आप अटेंड करते हैं और प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी यूपीएससी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्जुन बैच है स्टडी आईक्यू का, इसमें एनरोल करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी किसी भी टाइम किसी बैच में किसी स्टूडेंट को हम एनरोल नहीं कर सकते। एनरोलमेंट सिर्फ बिगिनिंग में ही होगी। तो इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। ये बैच वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, और जिस तरीके से यूजुअली हम बात करते हैं विद अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज में भी ये कोर्स अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मोबाइल फ़ोन पे है तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये कभी भी नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 और अचानक से आप देखोगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। सो यूज करिए कोड PG10 और याद रखिएगा इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलता है। 10 तारीख तक का टाइम है यहाँ पे एनरोल करने का। उसके बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको एक नए बैच के लिए वेट करना होगा जब भी वो स्टार्ट होगा। तो दिस इज द राइट टाइम, एनरोल इन द अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।